दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के भूगोल के आपके कुछ वन लाइनर जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हैं और साथ ही साथ जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इन्हीं कुछ चैप्टर से आता है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबको पता है कि 121 करोड़ के आसपास में लोग जो है वो भारत में निवास करते हैं, लेकिन जो रियल डाटा है वो 121.02 करोड़ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ इस वजह से पश्चिम बंगाल जो है आपका, उसका पश्चिम बंगाल का जो आपका जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये भी बात याद रखिएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला है ना, उसमें तो सीधा आंसर भाई पश्चिम बंगाल दिया है, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए 2011 जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो एक्चुअली आपका बिहार है। तो अगर बिहार ऑप्शन में रहेगा तब आपको बिहार ही मार के आना है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। यानी कि सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गोवा में। कहाँ पे आपका, गोवा में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। सबसे ज्यादा कौन सा भाषा जो है यहाँ पे आपके बोले जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आस्ट्रिक। क्या हो जाएगा आपका, आस्ट्रिक आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति का आरंभ कब हुआ था, तो फरवरी 2014 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा, सही होगा। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी वही वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका बिहार ऑप्शन है तो बिहार ही मारिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है, तो 10 रुपये का जो नोट है उसमें कुल मिला के 17 भाषा छपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। राजस्थान के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। देखिए अगर जनसंख्या जो है अगर एक जगह से दूसरे जगह में अगर सबसे ज्यादा है या कहीं पे आपको सबसे कम देखने के लिए मिला है, तो इसका मेनली कारण क्या है। ऑप्शन क्या, स्थलाकृति, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति और जलवायु। तो देखिए अगर ये सभी ऑप्शन में है और आपका इनमें से सभी अगर एक आपको ऑप्शन दिया तो आप मार देना, लेकिन अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला अगर कोई कारक है तो वह है जलवायु। कारण समझेगा, क्लाइमेट। अब मान लो कि जैसे अगर मैं राजस्थान का जलवायु का बात करूं तो गर्म है, क्या वहां पर ज्यादा जनसंख्या है, नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आप देख लो अंडमान क्या बोलते हैं इधर अंटार्कटिक महाद्वीप का बात कर लो, जहां का बात किया जाए कि वहां की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या वहां पे ज्यादा लोग हैं, नहीं। तो जलवायु बहुत मैटर करता है कि भाई वहां की जनसंख्या कैसी होगी, लेकिन अगर ऑप्शन में ये सभी होता तो आप मार देते, फिर आपका सही हो जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था, तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा जो एरिया आएगा उसके अंदर में 382 लोग जो है निवास करते हैं, ये बात याद रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, तो रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। किसका सबसे ज्यादा, हम लोगों ने बिहार का देखा, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। और अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है और अगर आपका पश्चिम बंगाल है तो आपको पश्चिम बंगाल मार के आना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है।
अगर जनसंख्या का बात करें, देखिए वही प्रश्न जो है ना, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपको अगर ऐसा पूछ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे देखिए, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब सवाल कि सर आपने अभी बोला कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, लेकिन आप जैसे ही बोल रहे हो कि सबसे अधिक जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो आपने बोला उत्तर प्रदेश, ऐसा कहा है। तो देखो जब भी घनत्व का बात किया जाए तो यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया है उसमें सबसे अधिक लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो वो तो आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या उस क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि सबका अपना अपना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से किसमें ज्यादा जनसंख्या है तो आप उत्तर प्रदेश मारोगे। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो आप बिहार मार के आना, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो क्या मारना, आपको उत्तर प्रदेश मारना है। अगला प्रश्न है आपका जो कि मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो ये क्या है आपका प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितना है। आप मुझे यह क्या करना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना है, ठीक है। आप ये बताओ कि कुल राज्य कितने हैं और कुल जो है आपका यूनियन टेरिटरी कितने होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना वो आपका कितना होगा, 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखिएगा 17.64% जनसंख्या जो है वो भारत जो है अकेले विश्व को देने का काम करता है। ऐसे सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या बात की जाए तो चीन में है और दूसरा नंबर पे क्या है आपका भारत है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अब कुछ जो है ना वन लाइनर सब्जेक्टिव प्रश्नों पे देखते हैं, क्योंकि पहले हम लोग चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं। तो चैप्टर आपका जो जनसंख्या वाला चैप्टर था उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, अब सब्जेक्टिव जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है, तो याद रखिएगा ये चीन का है। किसका है आपका, चीन का है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश कौन सा है, यानी कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका भारत होगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में जो है होगा आपका संपूर्ण जनगणना हुआ था, यह बात याद रख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो जो भी नदी घाटी क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका बसा हुआ, यह भी बात आप याद रखना। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए कृषि जनसंख्या के अंतर्गत कृषक, कृषक मजदूर और उनके परिवार जो है सम्मिलित किए जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है, यानी कि एक साल में जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 1.64% बढ़ रहा है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 40%, यानी कि 39.8% जो जनसंख्या हो केवल श्रमिकों का है। अगला है कि कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषक और मजदूर है, तो श्रमजीवी का बात किया जाए तो 54.6% जो जनसंख्या है वो श्रमजीवी जनसंख्या का जो है आपका प्रतिशत है, जो केवल आपके श्रम से ही माने अपना मजदूरी ही करके वो जिंदा रहते हैं, तो 54.6% याद रख लीजिएगा। अब कुछ जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी कि पुरुष जो है अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो इसका मेन कारण क्या है। तो ज्यादातर आपके गांव ग्राम के जो लोग होंगे अगर वो एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, बेसिकली ज्यादातर ये पुरुषों का बात है, तो अपना काम और रोजगार के तलाश में ही वो एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा आपका सही होगा। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवास आते हैं, है ना। अप्रवास का मतलब देखो एक होता है प्रवास और एक होता है अप्रवास। अब देखो दोनों में बड़ा अंतर है। प्रवास का मतलब क्या कि एक जगह आदमी रह रहा है, अब वहां से उठ के दूसरा जगह गया, तो जो वहां का जो मूल निवासी नहीं है लेकिन वहां जाके आदमी रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, अप्रवासी। क्या बोलेंगे, अप्रवासी। तो यहां पे ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, इन चारों राज्यों में से सबसे अधिक अप्रवासी यानी कि वहां के निवासी नहीं है, आके वहां रह रहे हैं, तो कहां से कहां आते हैं, तो देखिए ये तो केवल महाराष्ट्र और मुंबई की बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो पुरुषों के लिए सही है और ये प्रवास का बात किया जा रहा है। तो देखिएगा कि आपके
अगर मैं सही बात करूं, अगर सही क्या है, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोग ग्रामीण से नगर क्षेत्र में जाते हैं, लोग नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, कि नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जाते हैं। तो ज्यादातर देखा गया कि जो पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ये लोग उठ पाट के कहा नगरीय क्षेत्र में जाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके नगर के समूह दिया गया है, इनमें से किस समूहों में सबसे ज्यादा लोग जो है प्रवास के रूप में रहते हैं, यानी कि वहां जाके रहने का काम करते हैं। तो जो मुंबई नगरीय समूह यानी कि मुंबई के आसपास के जो सिटी हैं, उन सारे सिटियों में सबसे ज्यादा लोग जो है जाके प्रवास करते हैं। और गांव देहात का सबसे बड़ा बोलिए, नहीं कुछ कर पाया तो क्या होगा, मुंबई चला जाऊंगा, याद रखिएगा ये वाला बात। अगला है, जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आए हैं। 2001 का जनसंख्या के बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी यानी कि किसी देश का लोग अगर भारत में आके रह रहा है तो कौन सा देश है, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश है। कहां, बांग्लादेश के लोग जो सबसे ज्यादा भारत में आके निवास करते हैं और काम धंधा करने का काम आपका करते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा, आपका गौ जो होगा सही होगा। अगला है कि जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वो प्रवास के कौन से कारक कहलाते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी अवसर का, जैसे मान लो कि बीच में ऐसे मान लो कि कोई त्यौहार हो गया, अब आपको पता है कि आप मान लो एक सिंपल सा बिजनेस करते हो, आप जैसे खिलौनों का बिजनेस करते हो, तो आप क्या करोगे, आप उस क्षेत्र में पलायन होने का सोचोगे जहां पे अभी बेसिकली त्यौहार चल रहा है, मेला लग रहा है। और अगर मान लो कि आप एक कृषि श्रमिक हो तो आप उस क्षेत्र में पलायन करने का कोशिश करोगे जहां पे अभी कृषि होगा। अगर मान लो कि आप क्या करते हो, भेड़ बकरी पालन करते हो, आप गढ़ियाल हो, तो आप उस क्षेत्र में अपना प्रवास करोगे इस समय जहां पे अभी घास ठीक उगे होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप जिस आकर्षित होकर जिस प्रवास की और आप आकर्षण कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अपकर्षक कारक। क्या बोलेंगे, आपका अपकर्षक कारक। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहने का काम करता है। और मैं बोलूंगा कि जितने मेरे बबुआ सब है ना, जितने मेरे बबुआ सब है, आप ये देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको शादी करने के बाद अगर आपको वहीं पे जाके रहने का मन है तो आप चला जाना मेघालय। मेघालय में क्या होता है कि आप अगर शादी कर लिए तो आपको कहाँ आके रहना पड़ेगा, तो जहाँ पे आपकी पत्नी का है ना, आपकी फगुनिया का जहाँ घर है वहीं आपको रहना होगा। तो सिंपल से ज़्यादा बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो आप मेघालय में जाके शादी कर लो, और शादी करने के बाद पत्नी के ही घर में जाकर आपको क्या करना होता है, रहना होता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली पति का विदाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है। अगर भारत में अगर स्त्रियों का प्रवास का बात किया जाए तो सबसे मेन कारण क्या है, तो देखो रोजगार, शिक्षा, व्यापार या विवाह। तो जो लड़कियां बहुत चालाक हैं वो तो आंसर मार देंगी, लेकिन जो लड़कियां थोड़ी हट टाइप की होती है वो बोलेंगे सर रोजगार के अवसर के लिए। नहीं, लड़कियों का अगर प्रवास सबसे ज्यादा होता है तो वो विवाह के कारण। अब मान लो कोई झारखंड की लड़की है, उसका बिहार में शादी हो गया तो बिहार चली जाएगी ना, वो तो यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि अब तो मेघालय में हो नहीं। या अगर आप बिहार के हो, आपका झारखंड में शादी हो गया तो आप झारखंड आ जाते हो, तो क्योंकि आप तो आपके पास तो वो चीज नहीं है ना। अगर आप मेघालय में होते तो आप अपने पति को बुला लेते हैं कि नहीं। चलिए बात करते हैं आगे। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे आते हैं कि प्रवास से क्या तात्पर्य। कई वर्षों से प्रश्न पूछा गया है कि प्रवास का क्या मतलब होता है, तो क्या बोलोगे, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना या निवास करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और आप ऐसे लिख कर ना आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्रवासी किसे बोलेंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्प्रवासी बोलेंगे। यानी कि एक जगह से जो दूसरे जगह जाके बस रहा है उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी बोलेंगे। किन राज्यों में उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक। और कितना है, तो देखिएगा लगभग 26 लाख लोग जो है वहां पे उत्प्रवासी यानी कि जो दूसरे जगह के लोग वहां जाके निवास करने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बिहार के है ना और मध्य प्रदेश के लोग जाकर निवास करते हैं, ये बात सच है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत में अन्य देशों से कितने लोगों का प्रवास हुआ है, तो सबसे ज्यादा प्रवास आपका बांग्लादेश से हुआ है और लगभग 50 लाख व्यक्तियों का जो है प्रवास हुआ है। यानी कि सोच के देख लो, 50 लाख लोग जो है ना वो अलग कंट्री के हैं और वो भारत में आके काम करते हैं। तो कितना दिक्कत है, क्योंकि 121 करोड़ तो ऐसे ही लोग हैं, उसमें 50 लाख और ऐड कर दो, है कि नहीं। चलो बात करते हैं आगे। अगला है, उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस एवं
कैरिबियन द्वीपों में किस कार्य में लगे होते थे? तो ये कहा गया था कि जो भी उपनिवेश काल यानी कि जब अंग्रेज जब शासन कर रहे थे और जब हम गुलाम थे अंग्रेजों का, उस समय कई सारे भारतीय लोग जो होते हैं ना, वो मॉरिशस चले गए या कैरिबियाई द्वीप यानी कि हम लोग वेस्ट इंडीज का बात करते हैं वहां पे चले गए। तो वहां पे जाकर वो क्या काम करते? तो बेसिकली वो सारे जो श्रमिक थे वो रोपण कृषि कार्य करने के लिए गए थे, बगानी कृषि, जैसे चाय की खेती हो गई है ना, तो ये सारी चीज जो है करने के लिए गए थे। और ये भी देखा गया था ना कि ये लोग जो है ना कोल्स माइन का काम करने भी गए थे। ठीक है, ये भी बातें रख लीजिएगा। अगला है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना के 2 आधार क्या क्या है? अगर हम लोग प्रवास का बात करते हैं यानी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह में जाकर निवास करते हैं, तो उसको कितने आधार में बांटते हैं? तो उसको केवल और केवल 2 आधार में बांटते हैं। और 2 आधार क्या है? एक तो स्थानीय और दूसरा क्या होता है? निवास, है ना। जन्म का देखो, एक तो क्या करते हैं कि जन्म का स्थान, कि आखिर वो कहां जन्म लिया है और वो कहां स्थान कर रहा है, तो उसको 2 आधार में बांटते हैं। क्योंकि कहा गया ना कि अगर आप मान लो झारखंड में जन्म लियो तो जरूरी नहीं हो कि झारखंड में काम करोगे, आप बिहार में भी जाके काम करते हो, तो वहां पे पूछा जाता है क्या बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका बेटा कहाँ काम कर रहा है। तो ऐसे कई प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं जब जनगणना होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न के मानव विकास के प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च स्तरीय जीवन और आपका क्या? इनमें से सभी। तो केवल और केवल स्वास्थ्य से या केवल और केवल शिक्षा से और एक अच्छा जीवन जीने से आप अपना विकास नहीं कर सकते हो। तो विकास का मेन लक्षण क्या है? कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आप अच्छे से शिक्षित भी हो जाओ और आपका जीवन स्तर भी ऊंचा रहे, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। झारखंड में साक्षरता दर पूछा जाता है कई बार कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो रखिएगा 66.41%। आप मुझे कौन बताओ कि किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, और अगर सबसे अधिक है तो कितना है, आप मुझे ये बता दो। और कई बार ये भी पूछा गया कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सोच के देख लो ये भी बात। अगला प्रश्न बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम बोला गया है। कि अब देखो 2 तरीके से लिंग अनुपात नापते हैं। एक तो होता है आपका, एक तो हम लोग जिसमें बोलते हैं कि मृत्यु दर, एक होता है आपका जन्म दर। तो 0 से लेके 6 साल के आयु का ज्यादातर बच्चे जिस राज्य में मरेंगे उनका जो होगा लिंग अनुपात कम होगा, जहां पे जिंदा होगा वहां पे ज्यादा होगा। तो पूछा है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम किस राज्य में है, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए 3 का अगर आंसर होगा तो क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ख आपका क्या होगा? सही होगा। यानी कि हरियाणा में जो है ना 0 से लेके 6 साल के आयु के बच्चों का लिंग अनुपात जो होगा सबसे कम है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में सब में से किस एक की कोटि उच्चतम है? यानी कि आप देखोगे ना, अगर मानव विकास सूचकांक से बात किया जाए तो किस राज्य को सबसे ऊंचा रखा गया, सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, तो वह है केरल। क्या है आपका? केरल। यहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल जो है टॉप पे है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी कि स्त्रियों की पढ़ाई जो है वो सबसे कम है, आपका यह प्रश्न है। तो 5 का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? बिहार। यहाँ पे लड़कियों की जो पढ़ाई का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, याद रख लीजिएगा। अगला है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर सबसे उच्च है, तो याद रखिएगा 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क क्या होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। मैं बात करूंगा महिलाओं के पढ़ाने को लेकर, ठीक है ना। साक्षरता दर का बात किया जाए, केवल महिलाओं का ना, केवल साक्षरता दर का बात किया, वहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रतिशतता पाई जाती है? तो जीवन प्रतिशत मतलब कि सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहने वाले लोग कहां पे पाए जाते हैं, तो वो भी आपका कहां पे? केरल में है। ऑप्शन नंबर क आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 15 जुलाई 2024 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? तो अगर मानव को जिंदा रहना है, और ये रिपोर्ट कब का आया था? तो 15 जुलाई 2004 में, है ना। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। जो भी 15वीं मानव रिपोर्ट था उसके तहत कहा गया कि लोगों को
विकास करने के लिए जीवन प्रतिशतता सबसे अधिक होनी चाहिए, सबसे ज्यादा साक्षर होना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भाई यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्लियर है। पूछेगा कि 15 जुलाई 2004 को कितनेवां रिपोर्ट पेश किया गया था, तो 15वां रिपोर्ट पेश किया गया था। यह भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या चीजें शामिल किया गया मानव विकास सूचकांक में, तो आप बोलोगे जीवन प्रतिशतता, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय को जो है आपका जोड़ा गया था, ये बात आप बोल सकते हो। अगला प्रश्न क्या है आपका, 9 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया, तो 1990 में किया गया, ये बात याद रख लीजिएगा, 1990 में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, किसे हम लोग जो है मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक के रूप में मानते हैं, तो दीर्घ जीविता, वही हम लोग बोलते हैं जीवन प्रतिशतता, ज्ञान आधार यानी कि उसी को बोलते हैं साक्षरता, उच्च जीवन स्तर उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि इनमें से सभी आपका आंसर होगा, बस घुमा के दे दिया है ना, बस घुमा के दे दिया, रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है, कौन जो है मानव विकास का सामाजिक सूचक है। अगर सामाजिक सूचक का बात किया जाए तो वो केवल और केवल साक्षरता होगा, यानी कि जो जितना ज्यादा पढ़ा होगा वो उतना ज्यादा विकास करेगा, ऐसा समाज का मानना है। लेकिन यूएनडीपी का मानना है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आप कम जो है आपका कम मैं बोल सकता हूँ कि आपकी सबसे कम जो है स्वास्थ्य प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, उसी को हम लोग विकास बोलेंगे, तो याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला 12 नंबर का कि केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ग 0.790 0.790 यानी कि 0.790 क्या है यहाँ का आपका मानव विकास सूचकांक है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है। अगर एक उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या लिख रहा है, व्यक्तिगत मितव्ययिता यानी कि लोगों के बीच में जो झूठलापन होगा उसे कम करना होगा, सामाजिक धन की क्या आपका न्यायाधिकारिता और अहिंसा, इनमें सभी तो आंसर मार देना गांधी जी है, तो इनमें से सभी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ वन लाइनर प्रश्नों पे। तो प्रश्न क्या है कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, तो क्या लिखेंगे, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सामर्थ्य और विकल्पों के अवसर में वृद्धि तथा भूख, गरीबी, दास्ता, अज्ञानता तथा निरक्षरता से मुक्त होकर मानव विकास प्राप्त करना सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। ये बात आप ऐसे लिख दो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताना है। तो पहला कारण है आपका सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और लिंग प्रशिक्षण विधियों की सुविधा, यानी कि लोगों की जो है दृष्टिता बढ़ा है, लोग जो है ना ज्यादा पारदर्शी हुए हैं अपने बच्चों को लेकर। ठीक है। अगला क्या है कि मानव विकास क्यों आवश्यक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको लिखना कैसा है कि मानव विकास से गरीबी घटती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, राजनीति में स्थिरता आता है तथा देश का सर्वगीण विकास होता है। इसलिए मानव विकास जो है आपका जरूरी है, बात याद रख लीजिएगा। अगला मानव विकास को परिभाषित कीजिए। कई बार प्रश्न पूछा गया, तो क्या लिखना है, मानव विकास राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक तथा सभी प्रकार के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अतः मानव विकास लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों का विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि चौहों ओर से लोगों का विकास करने का हम लोग काम करते हैं। मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख कारण बताना है। तो सिंपल सी बात, हम लोग 3 कारण, एक तो पकड़ते हैं दीर्घजीविता, दूसरा पकड़ते हैं ज्ञान का आधार यानी कि आपका साक्षरता, और तीसरा पकड़ते हैं उच्च जीवन स्तर यानी कि हम लोग पकड़ते हैं आपका प्रति व्यक्ति आय। ये बात आप याद रख लीजिएगा। यहीं से आपके प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि अगले आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।